गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर जो है जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। जैसे आखिर में हम लोग ने ये क्वेश्चन देखा था, ये हो नहीं पाया था, तो इसको वापस फिर से करते हैं, देख करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इस तरह से है। जेड इज द ओनर ऑफ हाउस इन गुवाहाटी, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है यहाँ पर 36,000, और आपका फेयर रेंट है 42,000, स्टैंडर्ड रेंट 34,000, एंड रेंट फॉर द ईयर यानी कि एनुअल रेंट। ठीक है, ये एक्चुअल रेंट नहीं है, ये रेंट फॉर द ईयर है, दैट इज 35,000। ठीक है, उसके बाद रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी 5,000। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। फाइंड एनएवी। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इधर इधर आपको कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है। जो भी हायर अमाउंट होगा, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, वो होगा 42,000 यानी कि फेयर रेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था, लेकिन ये अमाउंट आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट कंसीडर किया जाएगा। तो लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड रेंट की बात करूं, तो वो है 34,000, यानी कि आपका ये फेयर रेंट से ज़्यादा है। जो भी हायर अमाउंट था बिटवीन म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, उससे ज़्यादा है। तो उस केस में हम एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट को ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सपोज उससे कम होता, तो आप जो कम, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो भी दोनों में कम अमाउंट होगा आप उसको कंसीडर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेड रेंट अभी मुझे पता चल गया कितना है, 34,000। अभी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अभी रेंट फॉर द ईयर है 35,000, लेकिन लॉस हुआ है क्यों, ड्यू टू वैकेंसी 5,000 रुपीज। तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल जो रेंट रिसीव है दैट इज 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में जो भी हायर अमाउंट होता था उसको उसको कंसीडर करते थे, किसके लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ वैकेंसी ये अमाउंट आपका कम हुआ है। ठीक है, वैकेंट वैकेंट जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रहने की वजह से ये एक्सपेक्टेड रेंट से ये अमाउंट कम हुआ है। अगर सपोज वो वैकेंट नहीं होता वो हाउस प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रेंट कितना होता, एक्चुअल रेंट 35,000, यानी कि आपके जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है उससे ज्यादा। ठीक है, तो हम उसको मान के चलते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू कंसिडर करेंगे दैट दैट वैल्यू विल बी 30,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए, लाइन में देखिए, नीचे लिखा हुआ है, actual rent sorry had 5,000 been received, actual rent received would have been 35,000, which is more than RER, so we can say ARR is lower owing to occupancy, to vacancy। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट, अगर इस यहाँ पर जो भी अमाउंट जो लॉस ऑफ वैकेंसी की वजह से ये आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका कम हो रहा है, इस वजह से आप इसको कंसीडर करोगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू F as it is less than E due to vacancy। तो वैकेंसी की वजह से ये कम हुआ है ये अमाउंट, इसकी वजह से आप इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, आया समझ में? किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर अगर वेकेंट नहीं होता तो फिर माइनस नहीं करते, यही मतलब है? हाँ, वैकेंट अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में आप दोनों अमाउंट को कंपेयर करते हो, जो भी हायर अमाउंट होता उसी को लेते।
ठीक है, लेकिन अगर सपोज वैकेंट नहीं होता तो ये अमाउंट कितना होता? एक्चुअल रेंट रिसीव 35,000 ना, तो वही हायर होता। हाँ 35,000। हाँ, तो उसी को लेते, तो वही मान के हम चलेंगे। और क्योंकि ड्यू टू वैकेंसी ये अमाउंट कम हुआ है एक्चुअल रेंट, इस वजह से हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You is the owner of house in Kolkata, particulars of which are gross municipal value 60,000, fair rent 52,000 and standard rent is 70,000. Rent actually received 70,000। तो यहाँ पर देखिए ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि आपका रेंट जो एक्चुअली रिसीव्ड है या फिर एनुअल रेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली रिसीव्ड रेंट है। ठीक है, रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी 14,000। अभी वैकेंट होने की वजह से जो लॉस हो रहा है वो 14,000 है, और एक्चुअल जो रेंट रिसीव्ड है वो 70,000 है। यानी कि अगर मैं एनुअल रेंट की बात करूं तो वो आ जाएगा आपका 84,000। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए। खैर आगे चलते हैं। ही सॉरी, he paid municipal tax at the rate of 10%। म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा कौन से अमाउंट पे होगा? आपका जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू होगा उस अमाउंट पे आपको टैक्स निकालना होता है। यानी कि 60,000। तो अभी अ, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उसमें कंपेयर करना है। हायर ऑफ अबव, हायर ऑफ ए एंड बी, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000। ठीक है, उसके बाद लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि 70,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है ज्यादा। ठीक है, 70 से ज्यादा नहीं है, यानी कि ठीक है, हम 60,000 ही लेंगे यहाँ पर। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज लोअर ऑफ सी एंड डी, यानी कि 60,000। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव दे दिया गया है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां पर क्या होगा, लोग इसको जो भी लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी है इसको माइनस कर देंगे। मगर यहाँ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंट एक्चुअली रिसीव्ड ये अमाउंट आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो 70,000 एक्चुअली में जो रिसीव हुआ है अमाउंट वो 70,000 है, वो आप यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, तो 60,000 एंड 70,000 जिसमें से जो भी ज्यादा होगा हायर वैल्यू होगी, यानी 70,000, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। आपने उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया और आपका नेट एनुअल वैल्यू यानी एनएवी वो आ गया। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी दे दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा तो ये समझ लो, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका रेंट एक्चुअली रिसीव दे दिया गया। अगर एनुअल रेंट यहीं पर एनुअल रेंट दिया होता, ठीक है, तो आप यहाँ 14,000 ये माइनस करते हैं। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर अगर मान लीजिए वेकेंट नहीं होता और एक्चुअली रिसीव्ड रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रेंट लॉस दिया रहता, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। लॉस क्यों होगा? जब अगर वैकेंट नहीं रहा तो लॉस क्यों हुआ? ओके सर। अगर वैकेंट नहीं रहा तो लॉस इसीलिए हुआ ना क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रही है। हम्म? देखो मैंने दो चीज बताई थी, या तो आपका जो भी रेंटेड हाउस है या तो वैकेंट रहा हो, उस समय आपको रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक वो लॉस हो सकता है। या फिर अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब कि वैकेंट तो नहीं रहा मगर वो जो भी टेनेंट था उसने रेंट नहीं दिया, तो अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप जो भी ये अनरियलाइज्ड रेंट या फिर लॉस जो भी ड्यू टू वैकेंसी, दोनों आप माइनस करते हो हमेशा। ठीक है, सर वही है, जैसे सर अगर लॉस होता है किसी भी रेंट में, अगर अगर वेकेंट नहीं है और लॉस हुआ अनरियलाइज्ड तो अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर रही हो ना? हाँ। अनरियलाइज्ड यस रेंट, सर। हाँ हाँ बिल्कुल वो प्लस माइनस कर देते। करेंगे। नहीं देखो, नहीं फिर सर, ये फिर वेकेंट हुआ तो नहीं वैकेंट, हुआ तो सर, हाँ वैकेंट नहीं हुआ लेकिन लॉस क्यों हुआ ये तो बताओ मुझे, रीजन तो बताओ, लॉस हुआ क्यों? रीजन क्या था उसका लॉस होने का? तो अनरियलाइज तब तब भी नहीं होगा। अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर रही हो? यस सर। यस सर। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब कि, तो देखो फिर ये देखना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन में रेंट दिया क्या है, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड दिया गया है या फिर एनुअल रेंट दिया गया है। ठीक है,
अगर एक्चुअली रिसीव्ड है, एक्चुअली रिसीव्ड बोल रही हूँ। एक्चुअली Yes. रिसीव्ड दिया गया है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आप उसी को लेते हो यहाँ पर, ठीक है? एक्चुअली अगर रिसीव्ड है यानी वो आपको मिल चुका है पैसे, तो वो फिर लॉस कैसे हुआ उसमें से कोई पार्ट? एक्चुअली रिसीव्ड का मतलब क्या? वो अमाउंट आपको मिल चुका है, ठीक है? तो उसमें से जब उतना अमाउंट आपको मिल गया तो फिर उसमें से लॉस कैसे होगा? अनरियलाइज्ड कैसे होगा? जब वो मिल ही गया तो उसमें अनरियलाइज्ड कैसे होगा? हुँ? Yes, sir. Yes, sir. नहीं Okay, होगा ना? समझ हुँ। देखो बस ये देखना है कि देखो कई-कई क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि सपोज़ उसमें किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कि 5000 रुपीज़ पर मंथ रेंट है। तो आपने 12 इंटू 5 यानी 60,000 आपने रेंट निकाल लिया पूरे साल का। लेकिन वहाँ पे ये भी दे दिया कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी 12,000 तो वो माइनस करना पड़ेगा या अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 वो आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड यानी वो आपको मिल चुका है रेंट, तो फिर उसमें से कुछ माइनस करने की कभी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो अनरियलाइज़्ड रेंट हो, चाहे लॉस ड्यू टू वैकेंट हो, अगर वो चीज़ क्वेश्चन में वो भी दी गई है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो माइनस की जा चुकी है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इज़ द ओनर ऑफ हाउस particulars of which are municipal value 60,000, fair rent 52,000, standard rent 70,000. रेंट पर मंथ अभी देख लो, यहाँ पर दिया गया है रेंट पर मंथ 7,000, ठीक है? अभी मुझे पता नहीं है कि वो 7,000 में मुझे कितना मिला, ठीक है? जो भी टैक्स पेयर है उसको कितना अमाउंट मिला, 7,000 इंटू 12 कर लेंगे, पूरा अमाउंट आ जाएगा रेंट का। लेकिन एक्चुअल में उसको कितना मिला अभी अभी उसको नहीं पता, ठीक है? अभी वो चीज़ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अभी नहीं पता है। इसने बस रेंट बता दिया कि 7,000 पर मंथ आपका रेंट है, ठीक है? अभी यहाँ पर आगे दिया गया है रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी की वजह से, वैकेंट रहने की वजह से आपका 24,500 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रेंट है उसको पूरे जो है 1 ईयर के लिए 12 मंथ्स के लिए आप पहले उसको निकालोगे, कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है। उसके बाद उसमें से ये जो भी लॉस हो रहा है वो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तब आपका आएगा रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है? तो वही काम यहाँ पे करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट 52,000, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है दैट इज 60,000 ले लिया। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है तो आप 60,000 को कंसीडर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट पे, ठीक है? यहाँ तक तो आसान था। अभी आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको निकालना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है? एआरआर। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए है 7,000 इंटू 12, ये पूरे टर्म का आपका रेंट आ गया, माइनस जो अभी आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी, वो है 24,500, ये आपने माइनस कर दिया और यहाँ पर जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ गया 59,500 रुपीज, ठीक है? अभी अभी वही चीज फिर, क्योंकि ड्यू टू वैकेंसी ये आपका अमाउंट कम हुआ है 60,000 से, वरना ये ज्यादा ही होता। लेकिन ड्यू टू वैकेंसी ये 24,500 आपके माइनस होने के बाद ये अमाउंट कम हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए कंसीडर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को, यानी कि 59,500, ठीक है? ये कुछ-कुछ वैसे ही अभी हम लोग ने क्वेश्चन ये ऐसा ही वैसा ही हम लोग ने किया हुआ है, तो वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें वही चीज़ें हैं, 59,500 उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस आपने माइनस कर दिए और आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर बोथ लॉस ड्यू टू वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। W इज़ द ओनर ऑफ हाउस particulars of which are gross municipal value 60,000, fair rent for 52,000, standard rent 70,000, rent per month है, actual rent received नहीं है, rent per month 7,000, vacancy period 1 month and rent unrealized, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। जो वैकेंसी पीरियड है 1 मंथ है यानी कि 7,000 मुझे माइनस करना है, ठीक है? और रेंट अनरियलाइज्ड 28,000 ये मुझे माइनस करना है, ठीक है? ही पेड म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10%, ठीक है? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। अभी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, ये दोनों में कंपेयर करना है। हायर अमाउंट 60,000, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 60,000। अभी
अभी मुझे कैलकुलेट करना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे 12 इंटू 7, सॉरी 7000 इंटू 12, तो आ गया। तो उसमें से माइनस क्या करेंगे 1 मंथ जो भी वैकेंसी पीरियड रहा वो, यानी कि 7000, और माइनस क्या करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट दैट इज 28000। ठीक है, तो आपका अमाउंट निकल के आ गया 49000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए ड्यू टू वैकेंसी की वजह से ये आपका जो भी एक्चुअल रेंट रिसीव कम नहीं हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है? आपका जो भी अनरियलाइज्ड रेंट है। ठीक है, तो वो हो सकता है आगे आपको रियलाइज हो जाए। ये मान के चलते हैं कि पैसा अभी तो नहीं मिला है, लेकिन जब मिलेगा तब उसको हम तो तब तो दिखाएंगे ना, ये मान के चलते हैं। वैकेंसी जो अगर वैकेंट रहा तो वो तो पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट वो हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। ठीक है, तो माइनस तो कर दिया जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव में, लेकिन उसको जो है आप ये नहीं मान के, उसकी वजह से आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे वैकेंसी की वजह से अगर वो अमाउंट कम होता था तो आप उसको जो है कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मान के चलते हैं हो सकता है फ्यूचर में वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हायर अमाउंट होगा वही आप लोगे, कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि वैकेंट होने की वजह से अगर वो मैं माइनस भी कर देता हूँ फिर भी ये वो फिर भी वो केवल मैं जो वैकेंट रहने की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको माइनस करूं तो वो अमाउंट 60,000 से ज्यादा होगा। लेकिन जो कम हो रहा है 49,000 हो रहा है वो ड्यू टू अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ड्यू टू अनरियलाइज्ड रेंट। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हायर अमाउंट होगा यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है उसको लेंगे 60,000 रुपीज। क्लियर है? इसी तरह फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस को मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये चीज निकल के आई दोनों क्वेश्चन को देखते हुए कि अगर आपका लॉस जो भी ड्यू टू वैकेंसी है, अगर उसकी वजह से जो है आपका रेंट एक्चुअल जो भी रेंट है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो रहा है, तो आप उसी को कंसीडर करोगे, जो लेस अमाउंट होगा उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, और लेकिन अगर जो आपका रेंट अनरियलाइज रेंट है उसकी वजह से अगर वो अमाउंट आपका कम हो रहा है, तब उस कंडीशन में आप हायर अमाउंट के साथ ही जाओगे। आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, अभी खुद से करना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस, तभी ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस हाउस प्रॉपर्टी में हो सकते थे, मैंने करा दिए हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस मैं ड्यूट क्लास में और करा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा ड्यूट क्लास में। और अभी हम लास्ट वाले का वो नोट बता दीजिए। अच्छा नोट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड। Had there been no vacancy, actual rent received would be 56,000, 49,000 plus 7,000। ठीक है, विच इज स्टिल लेस देन। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपका अगर वैकेंसी नहीं होती तो, ठीक है, अगर वैकेंट वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता कि आपका जो भी रेंट निकल के आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो होता 56,000। कैसे? आप वही जो है 49,000 ये हो गया आपका प्लस 7,000। ठीक है, 49,000 तो अभी निकल के आ रहा है और 7,000 और ऐड कर दिया उसमें से, जो लॉस हो रहा है आपका ड्यूटी वैकेंसी, विच इज स्टिल लेस देन RER, मतलब रेंट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट। So we can't say ARR is lower owing to vacancy, thus no benefit is given for vacancy। तो इसलिए इस वजह से आप वही चीज जो मैंने बताई, वैकेंट होने की वजह से, अगर जो भी वैकेंट होने की वजह से अगर नहीं वैकेंसी होती, अगर हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट ना होती तो तब भी उस कंडीशन में भी हायर अमाउंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही होता। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही कंसीडर करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब आपका हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहा हो, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, जब वैकेंट रहा हो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको एक बार ये मान के चलना है कि वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होगा, ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, फिर दोनों में कंपेयर करना है। जो भी हायर अमाउंट होगा उसी के साथ आपको जाना है। लेकिन अगर आपका वो अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट है, सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, तो वो
उसका उसी को कंसीडर करेंगे, लेकिन लॉस को माइनस करने के बाद आप उसको एक्सपेक्टेड रेंट की तरह, सॉरी, एनुअल वैल्यू की तरह आप उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, एक बार आपको मानना है कि वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहा। जब आपको पता चल गया कि हाँ आप जो है एक्सपेक्टेड रेंट को कंसीडर कर रहे हो या एक्चुअल रेंट रिसीव को कंसीडर कर रहे हो, उसके बाद आप माइनस कर दो जो भी लॉस हो रहा है। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो 2-4 क्वेश्चंस करोगे और समझ में आएगा ये चीजें, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, एक्चुअल रेंट और जो है सॉरी, ये आपका अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंट जो भी लॉस हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी, ये दोनों में समझने की कोशिश करो, वो चीज क्लियर हो जाएगी। खैर अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसके, ठीक है, ट्यूट क्लास में देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो सर, है, हाँ हाँ बताओ मुझे, हाँ बताओ। इसके पहले तो सर आपने एक बार कहा था कि अगर वेकेंट नहीं होता तो आपने कहा था कि एनुअल रेंट को ही ले लेते हैं, लेकिन इसमें एंट्री कुछ अलग है। एक मिनट फिर से मैं ओपन करता हूँ, कहाँ गया है, कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन? अरे ये क्या, लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब। एक मिनट, हाँ एक लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। एक मिनट ओपन कर लूँ मैं, हाँ हाँ अभी बताओ मुझे। जिसमें सर इसमें बोला गया कि मतलब 49,000 प्लस 7,000 हो जाएगा, तो फिर वो एनुअल रेंट हो जाएगी। तो सर क्या रेंट पर मंथ को हम लोग एनुअल रेंट ही तो ट्रीट करते हैं? हाँ यहाँ पे नहीं नहीं, एनुअल रेंट नहीं, रेंट एक्सपेक्टेड रेंट की को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे वाले नोट की बात कर रही हो ना, यहाँ पर नोट में देखो ये बोला गया, अगर सपोज वैकेंट नहीं होता, ठीक है, तो उस समय अगर वैकेंट वैकेंट कितने टाइम के लिए रहा है, 1 मंथ, तो अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता तो उस कंडीशन में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना होगा, 56,000। कैसे, 49,000 तो आपका निकल के आ ही रहा है, वो तो हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे, मतलब वो तो है ही, और उसमें से प्लस क्या कर दिया, जो भी 1 मंथ जो भी वैकेंट रहा है उस जो है रेंट को इन्होंने जो है उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है वैकेंट नहीं रहा, तो उस कंडीशन में जो भी आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो है 56,000, अगर वैकेंट नहीं रहा हो तो, ठीक है। 56,000 ये आपका आ गया, हाँ, और इसको कंपेयर किया इन्होंने एक्सपेक्टेड रेंट से, दोनों अमाउंट में हायर अमाउंट कौन सा है, 60,000, तो यानी 60,000 ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी बताओ अभी क्या कंफ्यूजन है? कुछ प्रॉब्लम है अभी? नहीं सर। No, sir. ठीक है, मैं अभी लिंक आप लोग को भेज रहा हूँ, इधर आप लोग अटेंडेंस दे देना, 5 मिनट के लिए लिंक एक्टिव रहेगी, ठीक है। और अभी हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स की एसएस लेंगे। हाँ अटेंडेंस मैंने देखो लिंक शेयर कर दिया है, उधर आप लोग अटेंडेंस दे दो। क्योंकि जब हम लोग ऐसे अटेंडेंस लेते थे उसमें टाइम बहुत खराब होता था, इस वजह से अभी ऐसे ही अटेंडेंस होगी। और बाकी मैं स्क्रीनशॉट तो ले रहा हूँ उधर से, तो मैं दे दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैपिटल गेन अभी क्योंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इनकम फ्रॉम सैलरी में,
इस वजह से मैं इधर थोड़ा सा मतलब वैसे अभी हम लोग को बहुत टाइम मिलेगा आगे, ये सेमेस्टर इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तो इस जो भी रिवीजन भी करते रहेंगे, जैसे चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी से है या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अभी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वापस फिर से अभी हम लोग ट्यूट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही देखेंगे, तो 4 ट्यूट क्लास में, ठीक है। उसके जो भी क्वेश्चन है वही करेंगे। तो उधर आप लोग अगर देखो प्रैक्टिस करोगे, अगर उसको देखोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, उधर आप फिर ट्यूट क्लास में वो सारी प्रॉब्लम्स उधर आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं करोगे तो ना प्रॉब्लम्स पता लगेगी ना कुछ, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो वही मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ, जो भी क्लास में जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको वापस रिवाइज करना जरूरी है, और जो भी न्यूमेरिकल है तो उसको करना जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो इसके भी मैं जो भी देखो इनकम फ्रॉम सैलरी के ऑलरेडी मैंने नोट्स वगैरह सब डाल रखे हैं गूगल क्लासरूम पे। अभी हाउस प्रॉपर्टी के मैं आज आप लोग को दे दूंगा उधर गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, देख लेना। उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जो थ्योरी पार्ट वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कैपिटल प्लस गेन मतलब कोई भी कैपिटल असेट है उसको आपने बाय किया, उसको फिर बाद में आपने सेल कर दिया, तो उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, that amount will be capital gain. Capital gain is denoted as the net profit that an investor makes after selling a capital asset exceeding the price of purchase. सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज प्राइस है उससे ज्यादा पे सेल कर रहे हैं, तो जो भी जितना भी अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट आपको मिल रहा है उस प्रॉपर्टी को, उस असेट को बेचने पर, वो अमाउंट आपका कैपिटल गेन होगा। द इंटायर वैल्यू अर्नड from selling a capital asset is considered as taxable income. पूरा पूरा अमाउंट जो भी आपको मिल रहा है, जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का, ठीक है, जितना आपका सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से ज्यादा है वो अमाउंट कंसीडर किया जाएगा टैक्सेबल इनकम के लिए, ठीक है। चार्जेबिलिटी, कैपिटल गेन्स shall be chargeable to tax if following conditions are satisfied. पहली कंडीशन है देयर शुड बी कैपिटल असेट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, कैपिटल असेट की डेफिनेशन भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल असेट में इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। वो अभी पॉइंट अभी हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स द असेट ट्रांसफर्ड शुड बी कैपिटल असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सबसे पहली कंडीशन इन्होंने बोल दी कि भाई कैपिटल असेट होनी चाहिए, कोई भी नहीं, कोई भी चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, कैपिटल असेट होना चाहिए और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जानी चाहिए, ठीक है। जो भी ओनर है वो ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे को, ठीक है। इट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो टैक्स पेयर होगा उसी ने ट्रांसफर किया हो, उसी के पास उस जो भी कैपिटल असेट है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, और उसने ट्रांसफर किया हो किसी दूसरे को ज्यादा प्राइस में, जो परचेज प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में उसने दूसरे को ट्रांसफर किया। देयर शुड बी प्रॉफिट और गेन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, और वहां पर प्रॉफिट या प्रॉफिट होना चाहिए, जो अगर जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कैपिटल असेट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 कैपिटल असेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड, अभी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है कैपिटल असेट में, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी whether or not connected with business और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। कोई भी प्रॉपर्टी जो भी जिसकी भी ओनरशिप है असेसी के पास, वो चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन तो ये बता दी, एक चीज ये बता दी इन्होंने। दूसरी चीज, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है। सिक्योरिटीज मतलब वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड अंडर द सेबी एक्ट 1992, ठीक है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब है, इतना डिटेल में हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, सेबी एक्ट और ये सारी चीजें। ये मान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो अगर मैं फॉरेन, उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट फॉरेन में हो रहा है तो FII हो जाएंगे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। तो वो जो है अगर सिक्योरिटीज में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आप इंक्लूड करोगे किसमें, कैपिटल असेट में, ठीक है। और ज्यादा इसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है FII के बारे में, ठीक है। बस इतना जान लो, FII अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज में और उसको बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो आप उसको कैपिटल असेट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। However, the term capital asset shall exclude, अभी क्या क्या चीजें नहीं यहाँ पर आएंगी वो देखते हैं। Exclude the followings: स्टॉक इन ट्रेड, जो इन्वेंट्री वाला पार्ट है आपका, स्टॉक वाला पार्ट है, रॉ मटेरियल जो है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उनके पास स्टॉक भी होगा, उनके पास कंज्यूमेबल स्टोर्स भी होगा, जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और उनके पास रॉ मटेरियल भी होगा। तो ये सारी चीजें आप कैपिटल असेट में नहीं इंक्लूड करते हो। इनको अगर कोई, अगर वो बाय या सेल कर रहा है, तो आप उस वहां पर कैपिटल गेन, आप कैपिटल गेन जो हेड है उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ये किधर जाएंगे, जो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन उस हेड में जाएगा, तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ टैक्स पेयर और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी पर्सनल यूज के लिए, जो टैक्स पेयर पर्सनल यूज कर रहा है उसको, या फिर उसके कोई फैमिली मेंबर यूज कर रहा है उसको। हाउएवर, मूवेबल मतलब जिसको मूव कर सकते हैं एक जगह से, जैसे बिल्डिंग, ये सारी चीजें आप मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, उनको मूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, तो वो आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। हाउएवर, लेकिन लेकिन ज्वेलरी, कॉस्टली स्टोन्स, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन आप इनको ऐड इसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल, ठीक है, जो भी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट शैल बी कंसीडर्ड एज ए कैपिटल असेट। तो आप लेकिन ये सारी चीजों को, ये सारी चीजों को आप कंसीडर करोगे। इसके अलावा अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल असेट है, तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। जो जो चीजें कंसीडर करनी है वो यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये भी नहीं इंक्लूड किया जाता, जो भी गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड, अभी यहाँ पर देखना पड़ता है कि कितना, जो भी लैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर एक्चुअली है, कितने किलोमीटर दूर है, तो उस हिसाब से फिर उसको कंसीडर करते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है। वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। विद इन jurisdiction of municipality, notified area committee, town area committee, cantonment board which has a population not less than 10,000, ऐसी जगह जहाँ की पॉपुलेशन 10,000, 10,000 से कम नहीं है, नॉट लेस देन 10,000, कम नहीं है, यानी कि 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो उनको आप नहीं कंसीडर करते, अ, ठीक है। विद इन रेंज ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस मेजर्ड एरियली फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल दी गई है कि विद इन 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पॉपुलेशन इतना, तो ये सारी चीजें भी आपके क्वेश्चन में दी होगी कि हाँ, ये सिटी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, और जो भी ये लैंड है, ये उस जो भी एरिया है उससे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर